Ring ram ring ram ring ram ba ra ra ring ram ring ram. हेलो एंड वेलकम टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज ये आपका 7वां टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको 6 टॉपिक जो आपके जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस में आपका जो इकोनॉमिक्स का एक पर्टिकुलर सेक्शन है उसके करवा चुका हूँ। कुछ जो न्यू एडिट टॉपिक्स हैं आपके, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, वो भी मैंने आपको करवा दिया है चैनल पे। उससे पहले आपका रिकार्डियन थ्योरी या फ्रंट वाला जो टॉपिक था वो भी मैंने करवा दिया है। तो आज ये आपका 7वां टॉपिक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। इसको देखेंगे बहुत इजी वे में, बहुत ही सिंपल सी थियरी है ये, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियो उनको अच्छी भी लग रही हैं, लेकिन यार बहुत सारे जो है आप में से वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं कोई बुरी चीज़ थोड़ी ना यहाँ पे बता रहा हूँ। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो अगर आप विजिट कर रहे हो चैनल पर, वीडियोज़ को देख रहे हो, वीडियोज़ आपके लिए आपके काम आ रही हैं। साथ में मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, ये जो हैंडमेड नोट्स हैं मेरे। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप विजिट कर रहे हैं चैनल पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हालांकि वीडियोस को देख रहे हैं। तो मैं उनसे बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी चीज़ मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और मैक्सिमम जो है इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि मैं सबको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ और क्लासेस के थ्रू भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ईजी वे में। तो आज का ये जो टॉपिक है आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, इसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सबसे पहले अच्छा, तो उसके बाद मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम हो रही थी थ्योरी अपना नोट्स को डाउनलोड करने में यूट्यूब से, तो उन्होंने बोला था कि इंस्टाग्राम का एक जो है ग्रुप ओपन कर लो, उसमें से इजी हम जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो ग्रुप ओपन कर दिया है मैंने, टेलीग्राम का, सॉरी इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लो अगर कोई भी नोट्स चाहिए। और एमसीक्यू की जो सीरीज है आपकी टॉपिक वाइज, वो प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव वे में, प्रोसेस में है, मैं आपके लिए वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एमसीक्यू जो है जल्दी आपके लिए आने वाले हैं। एमसीक्यू की पूरी सीरीज जो है टॉपिक वाइज, फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ाया था उसकी एमसीक्यू जो है ऑलमोस्ट रेडी है। आप मुझे कमेंट करके बता दें कि आपको सभी टॉपिक पढ़ने के बाद में एमसीक्यू चाहिए या अभी मैं एमसीक्यू जो है वो साथ साथ में आपको देता जाऊँ, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे तो मैंने एमसीक्यू की जो सीरीज है फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक की, वो प्रिपेयर करके रखी हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है। टॉप 20 या टॉप 10 जो एमसीक्यू एक टॉपिक में से बनते हैं वो मैंने बना के आपके लिए रखे हुए हैं। तो जैसा आप बोलोगे, अगर टॉपिक्स के बाद चाहिए तो बाद में दे देंगे, नहीं तो साथ में चाहिए तो साथ में मैं आपको वो इन्हीं वीडियोज़ के साथ साथ में वो भी वीडियो जो है एमसीक्यू की वो प्रोवाइड करवाता जाऊँगा। तो सीधा टॉपिक पे चलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। बिल्कुल सिंपल थ्योरी है, सिंपल वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो थ्योरी किस चीज़ के बारे में है वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, द एसेंस ऑफ दिस थ्योरी इज दैट प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। बोल रहा है कि इस थ्योरी की जो एसेंस है, इस थ्योरी की में जो बताया गया है वो ये है कि जो एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनका जो प्राइस होता है उनके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड होता है। अब ये प्राइस क्या होता है फैक्टर का, पहले जब इसकी जो इससे पहले आपको पता है आपकी फैक्टर प्राइसिंग का जो टॉपिक है उसमें दो थ्योरीज थी, एक रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट थी, एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी थी। मार्जिन जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट थी, जब मैंने वो पढ़ाई थी उसमें ये भी बता दिया था कि प्राइस ऑफ फैक्टर क्या होता है, क्यों हम इन थ्योरीज को पढ़ते हैं और क्या क्या इसमें हम पढ़ते हैं। तो अगर आपने वो थ्योरी नहीं देखी वो देखो, उसमें मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया है फैक्टर प्राइसिंग का, कि फैक्टर ऑफ प्राइस का फैक्टर्स जो होता है क्या होता है, कैसे डिटरमाइन होता है। तो इस थ्योरी में ये बता रहा है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस होता है वो डिपेंड होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे, ठीक है। उससे पहले हमने देखा था जो रिकार्डन थ्योरी ऑफ रेंट थी, वो हमने देखा था कि कैसे रेंट जो है वो अराइज होता है। एक हमने देखा था कि स्कार्सिटी रेंट होता है, दूसरा कौन सा था, डिफरेंशियल रेंट। उस पर नहीं मैं जाऊँगा, वो आप थ्योरी देख लो, मार्जिनल जो दूसरी थ्योरी थी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। इसकी बात करते हैं तो इसमें इसने बोला कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनके जो प्राइस हैं, उनके जो रिवार्ड हैं, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके जो प्राइसेस हैं यानी वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये जो है ये डिपेंड करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात आई तो सबसे पहले देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी है जो उसका नाम ही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, तो पता होना चाहिए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे लिखा है, एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस बाय वन एडिशनल यूनिट ऑफ दैट इनपुट वाइल अदर इनपुट्स आर कांस्टेंट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैंने बिल्कुल इजी वे में यहाँ समझाया है। देखो, एक तरफ लेबर लिखा है, एक तरफ आउटपुट लिखा है, बिल्कुल आपके सामने है। एक तरफ लिखा है लेबर और एक तरफ लिखा है आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लेबर, यहाँ पे लिखा है आउटपुट। अब लेबर कितनी थी, पहले 10 थी, आउटपुट था 100। अब मैंने क्या किया, एक लेबर जो है वो बढ़ा दिया। कोई प्रोडक्शन चल रहा था, कोई प्रोडक्शन का काम चल रहा है जिसमें पहले 10 लेबर थी, अब कितनी हो गई है, 11 लेबर हो गई है, ठीक है। अब 11 लेबर हो गई हैं, जो पहले 10 लेबर थी उनकी जो प्रोडक्शन थी, उनसे जो आउटपुट मिल रहा था हमें, ठीक है, उन 10 लेबर की मदद से जो हमें आउटपुट मिल रहा था वो था 100 यूनिट्स, ठीक है। लेकिन अब 11 लेबर्स की हेल्प से हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो है 110 यूनिट्स, या 110 आउटपुट जो है, 110 आउटपुट ऑफ यूनिट्स जो है हमें वो अब मिल रहा है। तो एक लेबर बढ़ाने से हमारा आउटपुट जो है वो 10 यूनिट्स बढ़ गया, ठीक है।
तो अब हम जब इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालेंगे कि एक लेबर जो हमने एडिशनल इसमें एक्स्ट्रा ऐड की 10 से जब 11 पे गए तो कितनी प्रोडक्टिविटी मिली। हमने 110 में से जो है 100 को माइनस किया तो हमें पता चला कि 10 जो है एक लेबर के आने से 10 यूनिट जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है, ज़्यादा आउटपुट हुआ है। तो ये जो 10 है ये उस पर्टिकुलर एक लेबर की क्या हो जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, यानी किसी प्रोडक्शन में पहले 10 लेबर काम कर रहे थे, अब हमने एक बढ़ा दिया, 11 कर दिए। जब 10 काम कर रहे थे तब 100 यूनिट्स ऑफ लेबर, जो 100 यूनिट्स ऑफ जो प्रोडक्शन है वो हो रही थी, 100 यूनिट ऑफ आउटपुट जो है प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन एक बढ़ाने से 110 हो गया। तो हमने देखना है हमने जो एक पर्टिकुलर लेबर इंक्रीज किया उसकी कितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। तो हमें पता चला उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, 10 है। ठीक है, बाकी जो इसमें हमने लेबर कंसीडर किया, यहाँ पे लिखा है कि अदर इनपुट्स जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, जैसे कैपिटल कांस्टेंट रहेगी, आपकी लैंड कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ हमने लेबर को इंक्रीज करके देखा कि लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है। अब जितनी इसकी प्रोडक्टिविटी होगी उसी हिसाब से इसको हम क्या देंगे, इसकी वेज देंगे। तो ये था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट। ठीक है, होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमने देखना कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी आखिर कहती क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी स्टेट्स दैट अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये इस थ्योरी में हमने सिर्फ इतना पढ़ना है। सबसे पहले तो इसमें आपका परफेक्ट कंपटीशन रहेगा। ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन होने के बाद में जो प्राइस ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, जो हर प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस होगा, जो उसका रिवार्ड होगा, वो उसके इक्वल होना चाहिए या उसके इक्वल होगा किसके, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के। जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी, जितनी उसकी एडिशनल प्रोडक्टिविटी होगी, उसके इक्वल रहेगा उसका प्राइस। ठीक है, यानी लेबर को जो हमने वेज देने हैं वो उसकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग देने हैं, लैंड को जो हमने रेंट देना है वो उसकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, इसी तरह से जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमने उसको जो रिवार्ड देना है, उसको जो प्राइस देना है वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली देना है, या ऐसे कहें कि हमने उसको उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा प्राइस नहीं देना है, नहीं तो प्रोड्यूसर जो होगा उसको लॉस होगा। ये हम इस थ्योरी में आगे पढ़ेंगे। उसको उतना ही देगा जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, उतना ही उसको प्राइस देगा। वो इसमें हम आगे जो है इस थ्योरी में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस थ्योरी की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री देखें तो ये है एक क्लासिकल थ्योरी है फैक्टर प्राइसिंग की। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो रिकॉर्डिंग थ्योरी बताई थी उसमें मैंने बताया था कि हर एक जो सब्जेक्ट होता है उसमें कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं, कुछ जो थॉट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्कूल्स होते हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो अलग हैं, कीनशियन जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अलग हैं। तो ये थ्योरी जो है ये क्लासिकल थ्योरी है। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है। इसको फर्स्टली जो एडवोकेट किया था, फर्स्टली अगर इसको देखा जाए तो किसने इसको कॉइन किया, इसका जो फर्स्ट एडवोकेटेड बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट टी.एच. वॉन थेनन ने किया है इन 1826। ठीक है, उसके बाद द थ्योरी वाज फर्दर डेवलप्ड बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट सच एज जे.बी. क्लर्क, वालरस, इस तरह के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इसको बाद में डेवलप किया। जो हम अब नेक्स्ट वर्जन जो इसका पढ़ रहे हैं वो इन्हीं इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो है, जैसे जे.बी. क्लर्क के द्वारा जो है वो आगे फर्दर जो है डेवलप किया गया है। तो नेक्स्ट हम इसके में देखते हैं आगे क्या क्या है। नेक्स्ट, इस थ्योरी में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के कितने टाइप्स हैं। इस थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के कुछ टाइप्स हैं, जैसे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये 3 तरह के टाइप्स हैं। अब इन तीनों का क्या मतलब होता है। सबसे पहला जो है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, ये वो वाला है जो सबसे पहले हमने पढ़ा है यहाँ पे, यानी जब कोई लेबर हम ऐड कर रहे हैं फिजिकली। ठीक है, फिजिकली मतलब लेबर पहले 10 थे अब 11 हो गए हैं, तो फिजिकली एक जो है एक जो लेबर है वो हमने ऐड किया, उसकी फिजिकली प्रोडक्टिविटी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है वो हम पढ़ते हैं किसमें, मार्जिनल, कहाँ पे गया ये वाला फर्स्ट जो है आपका, ये है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी में क्या पढ़ते हैं कि फिजिकली जब हम ऐड करते हैं, ये तो पहले हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। अब इसमें लिखा है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी में आपको एरो देके मैंने बताया है कि रेफर टू द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इसमें रेवेन्यू वर्ड आया है, तो यानी जो एक हम ऐड कर रहे हैं या एक हम हटा रहे हैं लेबर, उसका टोटल रेवेन्यू पे कितना क्या है, कितना असर पड़ रहा है, कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है रेवेन्यू में, तो वो आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी में। इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखा है आपके सामने, जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो आपकी होती है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी इक्वल होती है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हम मार्जिनल रेवेन्यू से, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू को जब हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो निकल के आता है वो आता है क्या, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ठीक है। होप ये आपको समझ आ गया होगा। जो तीसरी टाइप है वो है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। वो किसके इक्वल है, वो उसमें लिखा है रेफर टू द वैल्यू ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी विद द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमें वैल्यू जाननी है किसी चीज़ की, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम किसी प्रोडक्ट की वैल्यू जानने की कोशिश करते हैं या बात करते हैं तो हमें उसके प्राइस का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हमें वैल्यू निकालनी है तो हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट के प्राइस से, तो सिंपली हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने 3 टाइप्स आपको बताई हैं। इसके आपके जो नीचे मैंने बॉक्स में फॉर्मूलास लिखे हैं ये आपको याद रखना है, इसमें से MCQ जरूर आ सकता है। जब फर्दर मैं इसकी सीरीज लाऊंगा इस टॉपिक की MCQ में तो उसमें सभी कवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इस थ्योरी के कुछ अजम्पशंस हैं जो आपको पहले पता होना चाहिए इस थ्योरी को समझने के लिए। जो फर्स्ट अजम्पशन है वो है परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। दोनों तरह के मार्केट कौन से, प्रोडक्ट मार्केट भी, फैक्टर मार्केट भी। आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है, फैक्टर मार्केट क्या होता है। प्रोडक्ट मार्केट आपका होता है जहाँ से आप चीज़ें या सामान हम खरीदते हैं, जो मार्केट हम सब देखते हैं, जो कंज्यूमर का मार्केट होता है जहाँ से हम चीज़ें लेते हैं। लेकिन ये दूसरे टाइप का मार्केट जो है ये प्रोड्यूसर का मार्केट होता है, एम्प्लॉयर का मार्केट होता है, जो फैक्टर मार्केट होता है, ठीक है। फैक्टर मार्केट यानी जहाँ पे फैक्टर्स, लेबर, लैंड, इन सब की जो है सेलिंग्स एंड बाइंग चलती है, ठीक है। फैक्टर मार्केट जहाँ पे फैक्टर्स जो हैं वो बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर मार्केट, ठीक है। तो दोनों तरह के मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होगा, यानी जो इनके प्राइसेस हैं वो चेंज नहीं होंगे। प्राइसेस जो हैं वो इंडस्ट्री के जो डिसाइड करेगी या अथॉरिटीज़ डिसाइड करेगी, लेकिन जो फर्म्स होंगे आगे वो इस पर कोई इफेक्ट नहीं कर सकते, यानी प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सिंपल सी बात है। दूसरा है फैक्टर इज होमोजीनियस, यानी सभी फैक्टर एक जैसे हैं। एक जैसे इन द सेंस कि उनके जो प्रोपोर्शंस हैं या तो वो हम कह सकते हैं सेम है या फिर उनको कह सकते हैं सभी एक जैसे हैं, ठीक है, किसी में फ़र्क नहीं है, होमोजीनियस है। तीसरी जो चीज़ है फैक्टर्स आप सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, जो दूसरी हमने अजम्पशन पढ़ी उसी से तीसरी अजम्पशन निकली कि अब जब सभी फैक्टर्स एक जैसे हैं तो हम उनको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, यानी लेबर निकाल के वहाँ पे कैपिटल डाल दें या कैपिटल की जगह लेबर डाल दें, या फिर दोनों लेबर्स ही एक जैसे हो सकते हैं, उन दोनों को इंटरचेंज हम कर सकते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फोर्थ यहाँ पे है रेशनलिटी। आपका जो प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है वो रैशनल होना चाहिए, यानी नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। उसको पता होना चाहिए कि क्या उसके लिए प्रॉफिट के लिए चीज़ क्या सही रहेगी क्या गलत रहेगी। फिफ्थ है आपका डिविजिबल फैक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं, हमने पहले देखा। और उसके बाद लास्ट है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। जो प्रोड्यूसर का मोटिव होगा सिर्फ एक ही होगा, वो होगा अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो ये सब थी इसकी अजम्पशन। इन्हीं अजम्पशन के बेस पे आगे हमने थ्योरी पढ़नी है। तो ये आपकी थ्योरी है पूरी, इसमें जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्योरी वाले सेक्शन में। थ्योरी में जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमें ये तो पता चल गया कि जो एक एम्प्लॉयर होगा जो एम्प्लॉय करेगा लेबर्स को, वो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग करेगा। लेकिन इस थ्योरी में हम आगे देखेंगे कि वो कितने लेबर जो है वो एम्प्लॉय करे ताकि उसको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट हो, क्योंकि हमने इसमें पहले अजम्पशन में देखा कि जो मोटिव होगा एम्प्लॉयर का, जो मोटिव होगा, जो एंटरप्रेन्योर है उसका जो मोटिव होगा वो सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट करना होगा। तो वो कहाँ तक है, कितने यूनिट्स ऑफ लेबर जो है एम्प्लॉय करे एक पर्टिकुलर कैपिटल के ऊपर, एक मशीन के ऊपर, ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो वही चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि कहाँ पे जो है उसका इक्विलिब्रियम होगा, कहाँ पे वो स्टेबल कंडीशन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि एवरी जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, एवरी प्रोड्यूसर एंटरप्रेन्योर विल ट्राई टू यूटिलाइज हिज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल एज सो एज टू द मैक्सिमम हिज प्रॉफिट। ये तो हमें पता चल गया कि वो अपने कैपिटल जो है उसको फिक्स रखता है। क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि उनकी कैपिटल जो है वो फिक्स रहे, क्योंकि कैपिटल जो है एज़ कम्पेयर टू लेबर, इंडिया की एग्जांपल लें तो थोड़ी महंगी है, ठीक है। तो कैपिटल को वो कम से कम यूज़ करना चाहता है, उसको फिक्स रखना चाहता है, जिसके कंपेयर में वो क्या करता है, वो उस पर आगे लिखा है फॉर दिस ही विल हायर एज मैनी लेबरस, यानी लेबर यूनिट्स विद कैपिटल। वो चाहता है कि उसकी कैपिटल फिक्स रहे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लेबर जो है उसके साथ ऐड करके वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर ले। वो प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ करना चाहता है लेकिन कैपिटल को फिक्स रख के और लेबर को बढ़ा के। तो मैंने इसलिए बताया क्यों ऐसा करता है, क्योंकि कैपिटल जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है किससे, लेबर के कंपेयर में, ठीक है। तो लेबर जो है वो सस्ती मिल जाती है, अगर इंडिया की एग्जांपल करें तो कैपिटल थोड़ा सा हमें महंगा पड़ता है, इसलिए प्रोड्यूसर ट्राई करते हैं कि कैपिटल वो अपनी फिक्स रखें और लेबर को इंक्रीज़ करें, ठीक है। अब जब वो ऐसा करता है तो वो कहाँ पे जाके अपनी मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकता है वो हम देखेंगे, ठीक है। या फिर वो लेबर जो है उसको कैसे जो है रिवार्ड करे,
कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग रिवार्ड तो करेगा, लेकिन कहाँ तक करेगा, कितने लेबर लगाएगा, ठीक है। फिर आगे लिखा है फॉर एन फर्म और इंडस्ट्री मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर विल डिक्लाइन एज मोर एंड मोर, आगे थोड़ा सा एरर है इसमें, गलत हो गया था, मोर एंड मोर वर्कर्स आर एडिड टू दी फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। अब देखो इसमें ये लिखा है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है लेबर की वो डिक्लाइन करती है जैसे जैसे ज़्यादा लेबर जो है एक फिक्स कैपिटल के साथ प्रोड्यूसर ऐड करता जाएगा। इसको लॉ ऑफ मार्जिनल लॉ ऑफ डिमाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे एक फिक्स्ड कैपिटल के साथ, इसको लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो आप, फिक्स्ड कैपिटल के साथ में हम ऐड करते जाएंगे किसको, मोर एंड मोर लेबर को, ठीक है। तो जो प्रोडक्टिविटी होगी ना लेबर की, पर लेबर की प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होती जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब एक जो फिक्स कैपिटल है, ठीक है, उसके ऊपर जो है लिमिटेड लेबर ही वर्क कर सकती है। यानी एक जो कैपिटल है, कोई मशीन है, उसके ऊपर सिर्फ 10 ही लेबर जो है एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम उसके ऊपर 20 लेबर लगा देंगे तो वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी ना, पर जो एडिशनल हम ऐड करेंगे लेबर्स को उसके साथ में, उसकी जो एडिशनल प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होती जाएगी, इसके बदले कि बढ़े, ठीक है, बढ़ने के बजाय वो कम होती जाएगी। तो यही लिखा है कि जैसे जैसे अगर वो ज़्यादा लेबर ऐड करेगा ना एक फिक्स्ड कैपिटल के साथ एक प्रोड्यूसर, तो उसको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होने लगेगा, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने लगेगी। तो अब हमें देखना है वो कितने जो है लेबर जो है वो लगाए ताकि उसका मैक्सिमम जो है प्रॉफिट हो सके। तो आगे लिखा है ही विल गो ऑन हायरिंग मोर एंड मोर लेबर यूनिट एज लॉन्ग एज द एडिशनल मेड टू द टोटल प्रोडक्ट बाय एन एक्स्ट्रा लेबर यूनिट इज ग्रेटर देन द वेज रेट ही विल पे टू इट। बोल रहा है वो तब तक हायर करता जाएगा, वो तब तक एक और लेबर लगाता जाएगा जब तक कि उसके जो वेज रेट है ना वो ज़्यादा, जो वो एक्स्ट्रा यूनिट ग्रेटर देन दी, हाँ, यानी जो उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी ना लेबर की वो वेज से ज़्यादा होगी। यानी जो एक लेबर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए किसके मुकाबले, उसके वेज रेट के मुकाबले। वेज रेट मतलब जो उसको प्रोड्यूसर देगा, प्रोड्यूसर जो उसको वेज रेट दे रहा है वो कम होना चाहिए, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तब तक वो एक लेबर लगाता जाएगा। यानी कि जितना, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, यानी प्रोड्यूसर को ज़्यादा फायदा हो रहा है और देना उसको कम पड़ रहा है, वेजेस अभी कम है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। वो तब तक जो है हायर करता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा द एम्प्लॉयर विल रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन द वेज रेट्स इज जस्ट इक्वल टू दी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब कहाँ पर ये रुक जाएगा, यहाँ पर ये जो वेज हैं, वेज रेट है वो इक्वल हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के, यानी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मिल रही है लेबर से वो उसकी वेज रेट के इक्वल हो जाए, यानी जो प्रोड्यूसर उसको दे रहा है वो इक्वल हो जाए जो वो लेबर से ले रहा है। लेबर से क्या ले रहा है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दे रहा क्या है उसको, वेजेस। जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वहीं पे वो क्या है, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। उसके बाद में और वेजेस को और जो लेबर है वो उनको ऐड नहीं करेगा। ये मैं डायग्राम में भी बता रहा हूँ आपको। ये देखो, एक तरफ है आपकी वेजेस, किस तरफ है आपकी एक्स एक्सिस पे आपकी है वेजेस, और आपकी वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है आपकी, सॉरी वाई एक्सिस पे है आपकी वेजेस, सॉरी हाँ वेजेस, ठीक है, वेजेस या उसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बोल सकते हो, और दूसरी तरफ है आपकी क्वांटिटी ऑफ लेबर, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। अब वो कितनी क्वांटिटी ऑफ लेबर जो है वो लगाएगा अपना प्रोड्यूसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कर्व दिख रही है, वो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व दिख रही है, यहाँ पे है आपके वेज, ठीक है, और इस तरफ है आपके लेबर, ठीक है। अब देखो, आप ये जो वेज यहाँ पे आपको पॉइंट डी दिख रहा है ना, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है जो लेबर की, वो कर्व जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है किसके, वेज कर्व के साथ में, ठीक है। यानी वेज और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। यानी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट डी पे, ठीक है। पॉइंट डी पे ये दोनों कर रहे हैं इंटरसेक्ट, ठीक है। पॉइंट डी पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहीं पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। अब इसके बाद में जो है ना प्रोड्यूसर और जो है लेबर जो है ऐड नहीं करेगा। देखो, अगर आप यहाँ पे वो और लेबर ऐड करेगा ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर वो और लेबर ऐड करता है एल, यहाँ पे L1, यहाँ पे वेज 1, अगर वो और लेबर ऐड करेगा इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो गई है वेजेस से। देखो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पे है और वेज जहाँ यहाँ पे है, ठीक है। वेज की कर्व ऊपर है, यानी वेज रेट ज़्यादा है तो उसको फायदा कम होगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो लेबर दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं, लेकिन उसको वेज जो है वो ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो वो क्यों और लेबर्स को लगाएगा, ठीक है। तो यानी वो लेबर सिर्फ इतने ही लगाएगा जहाँ पे उसके वेज रेट जो है वो इक्वल हो जाएंगे, किसके, वेज रेट जो है वो इक्वल हो जाएंगे
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के। ठीक है, होप ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, फिगर्स को एक बार फिर देख लेते हैं। फिगर में बताया गया है एक तरफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और दूसरी तरफ मार्जिनल प्रोडक्ट, और एक दूसरी तरफ दिखाया गया है लेबर्स। ठीक है, अब इसमें दिखा कि एमपी कर्व जो आप देख रहे हैं वो डिमाइजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर दिखा रही है। जो एमपी कर्व है ना, ये दिखा रही है कि जैसे जैसे हम और लेबर लगा रहे हैं तो उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो डिक्लाइन होती जा रही है। तो ये अब कहाँ पे जाके रुकेगी? इफ द प्रिवेलिंग वेज रेट ऑफ द एम्प्लॉय पे इक्वल टू द ओ डब्ल्यू। ठीक है, ओ डब्ल्यू ये दिख रहा है आपको, ओ डब्ल्यू। अगर इतना वेज हो तो वो कितने एम्प्लॉय को जो है हायर करेगा? वो करेगा ओ एल। ठीक है, इतने लेबर को जो है वो एम्प्लॉय करेगा। ठीक है, उसके बाद वो देख रहा है अगर कि इस ओ डब्ल्यू से ज़्यादा वेज हो जाए, ज़्यादा वेज नहीं सॉरी, इस ओ एल से अगर उसको ज़्यादा लेबर लगाने हैं तो जो ये ओ डब्ल्यू है ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ओ एल जो है क्वांटिटी जो है ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और वेजेस जो है ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये कभी भी नहीं होगा। तो इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन में यही लिखा है कि इक्विलिब्रियम जो है वो वहाँ पे होगा, ये देखो वहाँ पे होगा जहाँ पे आपका वेज इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल रहे। इतनी बात आपको याद रखनी है। ये पूरी मैंने एक्सप्लेनेशन नोट्स में दी है, नोट्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो ज्वाइन करो। ठीक है, वहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हो। इसके बाद में एक और चीज़ कही गई है कि अगर अब ये वेजेस को हमें पता चल गया, अगर लेकिन ये वेजेस कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है कैसे जो है आपकी डिफाइन होगी। ठीक है, वो इसमें लिखा है। ये यहाँ बिल्कुल आपका जो मेन थ्योरी थी वो इस डायग्राम के तक की है। ये मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए बताया गया। यहाँ पे जो है सप्लाई आपकी फिक्स कर दी गई है और एक तरफ आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रखी गई है, और पॉइंट ई जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वही है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे वेजिस जो है लेबर को वो दे रहा है वो किसके इक्वल है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल है। वो आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी आपको इस थ्योरी में जो है इस नोट्स में जो है इजीली मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है, जैसे अनरियलिस्टिक एग्जाम्पशंस। ठीक है, यानी परफेक्ट कंपटीशन की जो एग्जाम्पशन ली है इसमें हमने पढ़ी आगे एग्जाम्पशंस, और परफेक्ट मोबिलिटी लेबर की जो एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं लेबर को, वो कहा जा रहा है कि वो अनरियलिस्टिक है, वो जो है एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में नहीं है, नहीं करती एग्जिस्ट। इसी तरह से फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई लेबर जो है एम्प्लॉयमेंट, जो कोई लेबर है वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। ये भी एक अनरियलिस्टिक चीज़ है जो इसमें थ्योरी में बताई गई है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड होते हैं। उसके बाद है डिफिकल्टीज ऑफ लेबर सब्स्टिट्यूशन। जैसे हमने बोला कि लेबर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे की जगह, लेकिन इसने बोला है कि इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। जो क्रिटिक्स हैं इसके, वो बोल रहे हैं कि बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं इसमें। उसके बाद बोला गया है इम्फेसिस ऑन द डिमांड साइड ओनली, यानी हमने देखा है कि यहाँ पे सिर्फ यही बात की गई है, डिमांड साइड की बात की है। सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो उसको कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, तो ये सप्लाई साइड में ज़्यादा जो है इम्फेसिस कर रही है थ्योरी। तो होप ये थ्योरी आपको समझ आ गई होगी। टॉपिक वाइज में और भी नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैनल पे डेली अपडेट करता रहूँगा। आप जो है इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो जरूर शेयर करें अपने